बेटा हम शाम को भी तो घर से निकल सकते थे, बाहर तपतपाती धूप निकली है, हम इस वक्त धूप में कहाँ कहाँ भटकेंगे। माँ जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, ना तो घर की कोई दूसरी व्यवस्था हो सकी है और ना ही हम कर्ज चुका सके, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर पूरा परिवार अपना सारा सामान पोटली और बैग में बांध लेते हैं और घर खाली करके धूप में इधर उधर भटकने लगते हैं। पापा कितनी खुजली हो रही, कितनी तेज धूप है, प्यास के मारे गला सूख रहा है। सुनिए जी, प्यास तो मुझे भी बहुत लग रही है और हम जो अपने साथ पानी लेकर आए थे वो भी खत्म हो गया है। कुछ देर कहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, वैसे भी सूरज ढलने को है। यहाँ तो खाली दूर दूर तक रोड नजर आ रही है, कहीं छांव नजर नहीं आ रही। अच्छा एक काम करते हैं, हम अपने खेत पर चलते हैं, यहाँ पर भी कोई पानी दे या न दे, नदी से ही पानी भर लेंगे। इतना बोलकर तेज धूप में गर्मी में पसीने से परेशान पूरा परिवार खेत पर जाता है। खेत में उनका सिर्फ एक आम का पेड़ था जिस पर कभी भी फल नहीं आए। अब पूरा परिवार उस पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। यहाँ थोड़ी हवा लग रही है, आप सब यहीं बैठो, मैं नदी से पानी भर कर लेकर आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं भाभी, आप गर्भवती हैं, आप आराम कर लीजिए, मैं भैया के साथ चली जाती हूँ। काजल अपने भाई के साथ नदी पर पानी लेने जाती है। कुछ देर में वो पानी लेकर आती है और पूरा परिवार गमछे से अपना पसीना साफ करता है और पानी पीकर पेड़ के नीचे ही थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि अब सूरज ढल चुका था, जिस वजह से गर्मी भी कम हो गई थी और थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी थी। माँ मुझे नींद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी गोद में सो जाओ। भाभी अब हमारे सर पर छत तो नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर थोड़ा खाना बना लूं, रात होने वाली है। बहू सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही वजह से हम बेघर हो गए और आज इतनी गर्मी में एक पेड़ के नीचे रात गुजार रहे हैं। ऐसा मत बोलिए माँ जी, आपने कुछ नहीं किया, हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे। इतना बोलकर निशा अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। देखिए ना रवि जी, ये पंखा भी अब सही से हवा नहीं दे रहा, गर्मी बढ़ती ही जा रही है। पंखे में बैठने के बाद भी सर से पांव तक पसीना चू रहा है। अरे निशा फिक्र मत करो, तुम्हारे पति की सैलरी बढ़ चुकी है। इस बार जैसे ही सैलरी आएगी सबसे पहले घर में एक कूलर लेकर आऊंगा, फिर हमारा पूरा परिवार मस्त कूलर की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। रवि की बातें सुनकर निशा और उसके पूरे परिवार की टेंशन खत्म हो जाती है। समय गुजरता है और एक दिन अचानक से आशा के पेट में दर्द उखड़ता है। काजल जल्दी से माँ जी के कमरे में आओ, देखो माँ जी दर्द से छटपटा रही हैं। बहू लगता है इस गर्मी में मैं पेट दर्द से मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो माँ, मैं भी भैया को फोन करती हूँ, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जाएंगे। काजल जल्दी से रवि को फोन करती है और जैसे ही रवि पैसे लेकर घर आता है वो देखता है कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है। अब बिना देरी करे रवि अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है, जहाँ चेकअप करने पर रवि को पता चलता है कि उसकी माँ की एक किडनी फेल हो चुकी है और तुरंत ऑपरेशन होना है। माँ के ऑपरेशन में डॉक्टर ने पूरे 6 लाख मांगे हैं, कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी रकम। रवि आप बता रहे थे आपने अपने एक दोस्त को कुछ पैसे दिए थे, आप उनसे मांग लीजिए, बाकी मैं अपने जेवर बेच दूंगी। निशा के कहने पर रवि अपने दोस्त को फोन करता है पर उसका दोस्त फोन नहीं उठाता, जिसके बाद में अपने दोस्त के घर जाता है और देखता है कि उसके घर पर ताला लगा है। अब सभी के पास बहुत कम समय बचा था और उसके हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिना किसी से सलाह मशवरा करे अपना घर बेच देता है। शुक्रिया भाई साहब, पर 1 महीने में मैं आपको आपके 6 लाख दे दूंगा और अपना घर भी छुड़वा लूंगा, और अगर मैं 1 महीने में आपको आपके पैसे नहीं दे सका तो बिना बोले खुद ही घर खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। रवि गांव के अमीर साहूकार के कर्ज लेकर अपनी माँ का इलाज करवाता है और घर जाने के बाद अपनी माँ का अच्छे से देखभाल करता है। साथ ही वो पैसों के जुगाड़ में भी इधर उधर भाग दौड़ करता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और वो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपने घर वालों को सच्चाई बताता है और पूरा परिवार रवि का साथ देते हुए घर खाली कर देता है। माँ मुझे बहुत मच्छर काट रहे हैं, आखिर हम कब तक पेड़ के नीचे ही सोएंगे? क्या हम पेड़ पर ही अपना घर नहीं बना सकते? हाँ बेटा, हम कल ही कुछ करते हैं, अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें गमछे से हवा कर देती हूँ, फिर तुम्हें ना गर्मी लगेगी और ना ही मच्छर काटेगा। इतना बोलकर निशा अपने बेटे को सुला देती है और खुद भी सो जाती है और सुबह होते ही रवि काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तो वहीं पूरा परिवार अब भी उसी पेड़ के नीचे अपने दिन काट रहा होता है। गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कैसे बचे इस गर्मी से? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। काजल चिंता मत करो, रवि जी गए हैं काम की तलाश में।
मैं बीमार क्या पड़ी, हमसे हमारा घर छिन गया और मेरे बेटे की अच्छी खासी नौकरी भी चली गई। पूरा परिवार अब रवि के घर आने का इंतजार करता है और रवि अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर आता है और अपने घर वालों से कहता है, माँ मुझे नौकरी तो मिल गई कारपेंटर के पास, पर कहीं किराए पर घर नहीं मिला। सब एडवांस मांग रहे हैं और रात में राजू ने एक बात कही थी, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम पेड़ पर ही अपना अब घर बनाकर रहेंगे। वैसे भी हमारे ये आम का पेड़ फल नहीं देता, कम से कम हमें घर बनाने के लिए लकड़ियां तो दे ही सकता है। पर इतनी गर्मी में तेज धूप में इस पेड़ से ही तो हमें छांव मिल रही है। घर बनाने में तो कम से कम हफ्ता भर लग जाएगा। हम एक हफ्ते कैसे दिन काटेंगे? भाभी अगर सर पर छत चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भैया मैं आपके साथ हूँ। इस तरह एक बार फिर पूरा परिवार रवि का साथ देता है। जहां एक तरफ पूरा परिवार तपती धूप में चादर बिछाकर बैठा होता है तो वहीं काजल और रवि मिलकर लकड़ियां काट रहे होते हैं और बीच बीच में निशा कभी अपने पति को पानी देती तो कभी धूप में ही बैठकर खाना बनाती और अपने हाथों से सबको खिलाती। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और रवि इन कुछ ही दिनों में अपना एक छोटा सा पेड़ घर तैयार करता है जिसकी सीढ़ियां बाहर से जा रही होती हैं। मैंने पेड़ के ऊपर घर बनाया है, चढ़ने में दिक्कत न हो इसलिए बाहर से सीढ़ियां निकाली हैं। चलो अब घर में चलते हैं। पापा ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। माँ चलो ना जल्दी से अंदर चलते हैं, मैं धूप में काला हो गया हूँ, देखो कितना पसीना आ रहा है और अब तो चक्कर भी आ रही है। हाँ हाँ बेटा चलते हैं। इस तरह पूरा परिवार एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता है और अपने पेड़ घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उन्हें काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। भैया ये घर अंदर से कितना गर्म है और हम कैसे सारी रात गुजारेंगे? लकड़ियां भी गर्म हो चुकी हैं, यहाँ पर तो बैठना भी मुश्किल है। रवि जी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने इस पेड़ घर के बाहरी हिस्से को मिट्टी से लीप दें और उन पर घास चिपका दें। जब तक घास गीली रहेगी तब तक हमारा घर भी ठंडा रहेगा। इस तरह से हमें बिजली पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा घर भी ठंडा रहेगा। निशा के कहने पर अब रवि अपनी बहन के साथ बिल्कुल ऐसा ही करता है और सुबह से शाम तक दोनों भाई बहन घर के बाहरी हिस्से पर मिट्टी लीपते हैं और उस घर पर घास चिपका देते हैं। क्योंकि घास और मिट्टी गीली रहती है इसलिए अंदर भी उन्हें ठंडक महसूस होती है। अरे अब लग रहा है कि हम घर आए हैं। कितनी ठंडक है यहाँ। बहु रात हो चुकी है, बिस्तर लगा दे। हाँ माँ जी, पर उससे पहले खाना तो खा लीजिए, मैंने खाना तैयार कर दिया है। इतना बोलकर पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और कुछ ही देर में रवि छत की छोटी सी विंडो खोल देता है जिस वजह से ठंडी हवा सीधी घर में आ रही होती है। अब पूरा परिवार अपने पेड़ घर में गुजारता है और सुबह होने तक उन्हें ठंड लगने लगती है जिस वजह से पतली चादर वो लोग ओढ़ लेते हैं और सुबह होते ही आज तो मजा आ गया। सोने में लग ही नहीं रहा कि गर्मी का भी मौसम है। कुछ दिन पहले हम गर्मी से कैसे तप रहे थे। पापा मुझे तो अपना पेड़ घर बहुत पसंद आया, अब तो मैं हमेशा यहीं रहूंगा। हाँ बेटा क्यों नहीं, अब हम अपने इसी पेड़ घर में रहेंगे। अच्छा मैंने कुछ दिन की छुट्टी मांगी थी, नई जॉब है। अगर आज भी नहीं गया तो ये नौकरी भी चली जाएगी। पेट का गुजारा करने के लिए नौकरी भी जरूरी है। अब आप लोगों को बाहर धूप में तपने की जरूरत नहीं लगे कि घर गर्म हो रहा है तो बाहर की घास गीली कर देना। इतना बोलकर रवि तो काम पर चला जाता है, पर निशा अपनी नंद और सास के साथ मिलकर बचे पत्तों से घर को सजाती हैं और घर में अपने हाथों से रात के लिए लालटेन तैयार करती हैं। और रात को जब रवि घर आता है तो वो देखता है कि उसका घर फूल और पत्तों से सजा हुआ है। ये देख रवि को बहुत अच्छा लगता है और अब निशा अपने गरीब ससुराल के साथ अपने पेड़ घर में एक खुशहाल जीवन जीती।